बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फार्माकोलॉजी के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी। कल हमने फार्माकोलॉजी के चैप्टर 4 के बी पोर्शन में हमने एनाल्जेसिक्स को डिस्कस किया था। एनाल्जेसिक्स की डेफिनेशन, पेन क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, उसको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद आज हम उसकी थॉरोली क्लासिफिकेशन करने के बाद आगे ओपियाइड्स और आपके जो आपकी दूसरी क्लास है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने कल बात की थी नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स की। नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक में जिनको हमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का नाम दिया था, उसको हमने क्लासीफाइड किया है आगे उनकी। जब हम ड्रग्स की बात करें दो हिस्सों में, एक उसमें सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में तो एट्रोक्सिकिम, ठीक है, फ्लॉक्सिकिम और मुनसलाइड, ठीक है। जबकि आपकी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास ड्रग्स विद एनाल्जेसिक्स, मार्क एंटी इन्फ्लेमेटरी, सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव्स एस्प्रिन जिसमें आ जाती हैं, पायराजोलोन ठीक डेरिवेटिव्स जिसमें आपके पास फेंटाइल ब्यूटाजोन आ गए हैं, एस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आपके डिक्लोफेनिक सोडियम्स आ गए हैं, ठीक है। नॉर्मल ज़िंदगी में आपके इस्तेमाल भी हो रहे हैं डिक्लोफेनिक सोडियम्स, ठीक है। ऑक्सीकेम जिसमें आपकी पेरोक्सीकेम, जिसमें ब्रिक्सन आपके पास ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिनॉक्सीकेम, ये आपकी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्लास आ रही है, ठीक है। जैसे ये अभी एसिडिक मैंने ऊपर आपको बताया है एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स में, तो आपके पास वोल्ट्रॉल, आपके पास मार्केट में काफ़ी सारे डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम के नाम से ब्रांड नेम आपको मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। ये तो था ड्रग्स विद एनाल्जेसिक्स एंड मार्क एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। नेक्स्ट है ड्रग्स विद एनाल्जेसिक्स एंड मॉडरेट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, जिसमें प्रोपानिक एसिड डेरिवेटिव्स आ जिसके आपके आइबुप्रोफेन, फ्लोर्बिप्रोफेन, नेप्रोक्सन सोडियम, ठीक है। तो आपकी मार्केट में ब्रूफन के नाम से, एनसिड के नाम से इसकी क्लास चल रही है, ठीक है ना। इसमें कोई वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है फिनामेड्स, ठीक है। इसमें आपके मैक्लोफेनेमिक एसिड, ठीक है, इसमें आपके मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। ड्रग विद एनाल्जेसिक्स एंड नो एंटी इन्फ्लेमेटरी, पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स, कौन से पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स जो आपके आ रहे हैं वो नो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी में आ रहे हैं। तो ये आपके इसमें पेज 31 पे भी यही आपकी जो स्लाइड हमने आपको दिया है, इसमें थोड़ा सा एलेबोरेट करके ये आपको नोट डाउन करवाया गया है। इसके साथ आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। ट्रेडिशनली यूज़ हो रही है, तो सिंथेटिक थे ना, जिसमें सैलिसाइलिक एसिड आ रहा है, ड्रग एस्प्रिन आ रही है, प्रोपानिक एसिड आ रहा है जिसमें नेप्रोक्सन, उस मतलब ये आप 2 वे हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। एंथ्रेनिलिक एसिड आ रहा है जिसमें आपकी मेफेनेमिक एसिड आ रही है। मेफेनेमिक एसिड में आप देख रहे हैं पोन्स्टॉन, आपके मेफेनेमिक एसिड है पोन्स्टॉन में, ठीक है, ठीक है। अराइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स आ रहे हैं जिसमें आपके डिक्लोफेनिक सोडियम और ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स आ रहे हैं जिसमें आपके पेरोक्सीकेम और फिनॉक्सीकेम आ रहा है, ठीक है। पायरोल डेरिवेटिव्स हैं जिसमें आपके कीटोरोल, इंडोमेथासिन, आपके इसमें साल्ट आ रहे हैं। इंडोल डेरिवेटिव्स जिसमें आपके सिलिंडिक और इंडोमेथासिन आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, ठीक है, जिसमें आपकी ऑक्सीब्यूटाजोन और फिनाइल ब्यूटाजोन के ड्रग्स आ रही हैं। तो ये मतलब आपको ये ड्रग्स बताना, आपको ये मतलब रीड आउट करने का मकसद जस्ट आपको फेमिलियर करवाना। बाकी ये जो ड्रग्स का मामला है जहाँ तक, ये बेसिकली आपका, जिसे मैं अगर फहम में तो रटलाइजेशन है, समझ के रटा लगाने वाली चीज़ है। ये आपको पता होना चाहिए किस क्लास में कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आ रही हैं, कौन सी मार्क है, कौन सी बगैर एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये जो साल्ट्स हैं, ये अगर आप कभी मार्केट में जाएँ, आप मेडिसिन को गौर से देखें, तो ये ऐसी पेन किलर, ऐसी एनाल्जेसिक आपकी मार्केट में इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। इसमें कोई वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें यह है कि आप इसको मतलब मज़ीद बेहतर करें, इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेगा क्योंकि आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ तक जो नारकोटिक्स एनाल्जेसिक की बात हो रही है, जिसमें आपको नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आज आप आगे हम जाते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरफ। तो सबसे पहले नारकोटिक एनाल्जेसिक के इंट्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं कि नारकोटिक एनाल्जेसिक है क्या चीज़, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आर ड्रग्स दैट रिलीव पेन, जो पेन को रिलीव करें बाय बाइंडिंग टू ऑपियोइड रिसेप्टर्स
अपॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर जो पेन को रिलीफ दें, पेन को ख़त्म करें, इनको कौन सा कहते हैं? नारकोटिक एनाल्जेसिक, विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कैन काज नमनेस एंड इंड्यूस अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। कल हमने बात की थी, कल हमने आपको एलैबोरेट किया था, नॉन नारकोटिक वो होते हैं जो आपको रिलीफ देते हैं पेन से विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस को, आपके शऊर को ख़त्म किए बगैर जो आपको पेन से रिलीफ देता है उसको क्या कहते हैं? नॉन नारकोटिक, NSA, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कौन सी? नॉन स्टेरॉयडल। तो जो आपको रिलीफ दें पेन से लेकिन आपका कॉन्शियसनेस लॉस हो रहा हो, आप सपोज आपको नींद आ रही हो, आप बेहोश हो रहे हो, तो उसमें वो आपका नॉन स्टेरॉयडल जो अपॉइड आपके एनाल्जेसिक्स हैं उनको नारकोटिक एनाल्जेसिक का नाम दिया जाता है। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट अपॉइड एनाल्जेसिक्स में बात जब हम करते हैं तो उसमें उनके एलेबोरेशन में एनाल्जेसिया क्या होता है? एनाल्जेसिया क्या है? रिलीफ ऑफ पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जबकि ओपियम क्या है? नेचुरल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोपी प्लांट used for social and medicinal purpose for the thousands of years to produce euphoria, analgesia, sleep and to prevent diarrhea. Opioid drug natural plus synthetic morphine like drug होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी opioid analgesics जब हम बात कर रहे थे, opioid analgesic क्या है? Repeated administration may cause tolerance. Patient needs increased dose of drug to get same analgesic effect or psychological or physical dependence. इसमें जब हम बात करते हैं कि फिजिकल डिपेंडेंस और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस आ रही है तो वही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ ये बात है, ठीक है। तो इसमें रिपीट एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, बार बार इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। मे कॉज टॉलरेंस, पेशेंट नीड इंक्रीज डोज ऑफ ड्रग। टॉलरेंस को क्या है? टॉलरेंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि इसमें जब आप टॉलरेंस आ रही है, बर्दाश्त आ रही है, तो आपकी डोज की इंक्रीजिंग जो आपकी चाहत है, आपकी ख्वाहिश है, जो आपका बॉडी की ज़रूरत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सेम एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, उसी इफेक्ट के लिए देखें। सपोज इसमें क्या एग्जांपल है, अगर आप एक पैनाडॉल की गोली खा रहे हैं, मैं सपोज पैनाडॉल मैं उस जुमरे में नहीं ला रहा आपके, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप पॉइंट को ले रहे हैं, कोई कोडीन वगैरह खा रहे हैं, कोडीन की टैबलेट लेते हैं, तो उसमें अगर आप एक गोली खाई है रोज़ाना, मतलब आप 3 गोली खाते हैं, तो उसमें अगर आपको इफेक्ट आ रहा है तो जब आप उसका काफ़ी अर्सा तक खाते जाएंगे तो उसमें आप बॉडी की टॉलरेंस आ जाएगी, बर्दाश्त आ जाएगी। फिर ये होगा कि आप वही पेन जो आप एक उसकी कोडीन की टैबलेट से या 3 टैबलेट से ख़त्म हो आप फिनिश करते थे, वही अब आपको 6 पे चला जाएगा। या अगर 1 a day ले रहे हैं तो आपको 2 a day लेना पड़ेगा, अगर 2 a day ले रहे हैं आपको 3 a day लेना पड़ेगा। इसी तरह उसकी आपकी बढ़ जाएगी। फ़र्क क्या है? ज़रूरत क्या है? वही जो आपकी बर्दाश्त है, वही जो थोड़ा बहुत आपका दर्द था उसको ख़त्म करने के लिए आपको डोज बढ़ानी पड़ जाती है, ठीक है। इसमें इसके विड्रॉल साइंस भी हैं। रेस्टलेसनेस हो जाती है जिसमें आपकी स्वेटिंग आ रहा है, रनिंग आइज़ हो रही हैं, ठीक है, रनी नोज़ आ रहा है, डायलेटेड प्यूपल्स हैं, डायलेट पिपल्स आपकी आँखें खुली डायलेट हैं, ओपन जैसे ड्रोनी सी हो जाती है। कैन डिवेलप इनटू मसल स्पाज, मसल क्रैम्प्स, इंसोम्निया, ठीक है, ब्लड प्रेशर का मसला, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा आपका, ठीक है। इसमें विड्रॉल सिम्टम में जब इसकी पहुंच जाती है 36 to 72 आवर्स आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग एंड डिसअपेयर ओवर द नेक्स्ट 5 to 14 डेज। तो अगर विड्रॉल सिम्टम इसका 36 से 72 घंटे अगर आप इसको कंसीडर करें कि आप 2 से 3 दिन में अगर इसका विड्रॉल सिम्टम तो 5 to 6 डेज, 5 to 14 डेज इसका इफेक्ट लॉस हो जाता है, ठीक है, डिसअपेयर हो जाता है इसका इफेक्ट। तो इसमें ये तो बातें थी अपॉइड्स का इफेक्ट, अपॉइड्स किस तरह इफेक्ट करते हैं और आपके नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन पे जब हम बात करते हैं, अब इसको हमने 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया। कौन से अपॉइड्स एनाल्जेसिक को? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेचुरली अकरिंग ओपियम अल्कलॉइड्स, सेकेंडली हमारे पास सेमी सिंथेटिक, और थर्ड वन कौन सा हमारे पास सिंथेटिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो नेचुरल कंपाउंड्स में मॉर्फिन, कोडीन और पेपावेरिन आ रहा है, मॉर्फिन, कोडीन और पेपावेरिन आ रहा है। अगर सेमी सिंथेटिक की बात करते हैं, डायएसिटाइल मॉर्फिन, बेंजाइल मॉर्फिन और इथाइल मॉर्फिन आ रहा है। सेमी सिंथेटिक में आपके पास 3 साल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि सेमी सिंथेटिक को हमने आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स और कोडीन डेरिवेटिव्स में, ठीक है। डायामॉर्फिन और फल्कोडीन और हाइड्रोकोडीन के नाम से इसको हम
डिवाइड कर रहे हैं, जबकि नेचुरली अकरिंग ओपियम अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन और पापावेरिन के नाम से आ रहा है। यहाँ तक 2 क्लासेस। और तीसरी जो हमने सिंथेटिक कंपाउंड की बात की है उसमें पेथिडीन, फेंटानाइल और आपका मेथाडोन की बात की जा रही है। तो इस तरह से इसकी नारकोटिक आपकी जो क्लास है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके बैठ गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता चलूँ कि हमने नारकोटिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो आपकी नेचुरल कंपाउंड है, ठीक है, उसमें मॉर्फिन, कोडीन और पेपावेरिन आ रहा है। सेमी सिंथेटिक डायास्टाइल मॉर्फिन, उसमें बेंजाइल मॉर्फिन और आपकी इथाइल मॉर्फिन आ रही है, ठीक है। थर्ड वन कौन सी आपकी सिंथेटिक डेरिवेटिव, जिसमें आपका फेंटानाइल, आपका पैथिडीन, आपकी मेथाडोन, आपका ट्रामाडोल और आपकी प्रोपाक्सीफिन आ रही है, ठीक है। लोप्रामाइड एन ओपिएट that does not enter the brain and therefore lack energetic activity। लोप्रामाइड आपका केमिकल है आपकी स्कोपॉइड का, जो आपकी इंटर नहीं हो पा रहा ब्रेन में, इसकी वजह से इसमें जो एक्टिविटी है, लैक ऑफ एनर्जेटिक एक्टिविटी इसमें इंडिकेट की जा रही है, इसमें आपकी लोप्रामाइड में, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस हवाले से हमने इसको डिवीजन किया तो थोड़ा सा, जैसे अभी आजकल हम अपनी मार्केट में इसके बारे में सुनते हैं, शेड्यूल 1 ड्रग, शेड्यूल 2 ड्रग। अगर आप अपने नारकोटिक्स को आप देखते हैं फार्मेसीज़ पे, आपकी उसमें नारकोटिक्स के रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं और नारकोटिक्स ड्रग को डिफ़ाइन किया जाता है कि शेड्यूल 1 में कौन सी है, शेड्यूल 2 में कौन सी है। तो अगर आपको इस हवाले से इसकी क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा आपको आगाह किया जाए तो शेड्यूल 1 में हीरोइन आ रहा है, शेड्यूल 1 में कौन सा आ रहा है, हीरोइन आ रहा है। शेड्यूल 2 में कोकेन और हाइड्रोकोडीन आ रही है और मेथाडोन आ रहा है। शेड्यूल 1 में जो ड्रग्स आ रही हैं, देखिए ये शेड्यूल जी, शेड्यूल वी, ये पूरी डिस्कशन चल रही है। तो अगर हम शेड्यूल वी तक इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो सबसे पहले शेड्यूल 1 जिसमें हीरोइन आती है, ठीक है। शेड्यूल 2 जिसमें कोकेन, हाइड्रोकोडीन और मेथाडोन आ रहा है, और हाइड्रोमेथाडोन और मेप्रिडीन, ऑक्सीकोडीन आ रहा है, ठीक है। शेड्यूल 3 में जब हम जाते हैं तो अगर इसकी डोज लेस देन 15 mg है, हाइड्रोकोडीन डोज 90 mg कोडीन डोज, हाइड्रोकोडीन की 15 mg और 90 mg कोडीन, हाइड्रोकोडीन की 15 mg में, अगर कोडीन की 90 mg आ रही है, शेड्यूल 3 में कंसिडर की जा रहा है। अगर कोडीन की 200 अबव 200 आ रही है तो वो आपकी शेड्यूल 5, शेड्यूल वी, उसमें आप इसको क्लासीफाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी इसकी क्लासिफिकेशंस की बात, नारकोटिक्स एनाल्जेसिक, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, ओपाइड किसको कहते हैं, नॉन ओपाइड किसको कहते हैं, एनासेड किसको कहते हैं, यहाँ तक तो हमारी वो बात। अभी हम एक आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं कि हमारी ड्रग क्या है, इसमें हमारी क्लास ऑफ ड्रग में हम इनको थोड़ा सा इसकी केमिकल को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास मॉर्फिन है। जब हम मॉर्फिन पे बात करते हैं तो मॉर्फिन इज़ द मेजर एनर्जेटिक ड्रग कंटेन इन क्रूड ओपियम एंड इज द प्रोटोटाइप स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, ठीक है। जो मॉर्फिन है वो एक मेजर क्लास है एनर्जेटिक ड्रग की, जो क्रूड ओपियम जिसमें एक्सट्रैक्ट क्रूड फॉर्म में है, जो इट इज़ द प्रोटोटाइप स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, ये स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटोटाइप एनर्जेटिक एगोनिस्ट है मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन में बी गिवन बाय इंजेक्शन, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। इसका जो इंजेक्शन है वो आईवी में या आईएम में दिया जा रहा है, जिसमें माउथ के ज़रिए से, often as slow release tablets, ठीक है। it is metabolized to morphine 6-glucuronide which is more potent as an analgesic। तो यहाँ तक मॉर्फिन की इंट्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉर्फिन को आईवी और बरास्ता आईएम दिया जाता है या माउथ के जरिए से भी दिया जाता है। ऑफन एज स्लो रिलीज टैबलेट्स, स्लो जिनका रिलीज बहुत कम हो रहा है। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड, ये मेटाबोलाइज्ड हो रही है टू मॉर्फिन 6-glucuronide विच इज़ मोर पोटेंट एज एनाल्जेसिक। कि आप जब इसको देखें आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि तमाम टैबलेट्स, तमाम दवाइयाँ अपने मेटाबॉलिज्म का फिनोमेना आपके लिवर्स में, आप जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स इनकी डिस्कस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं, तो ये जब इनको मेटाबोलाइज किया जाता है या अपने मेटाबोलाइट्स में डिवाइड हो जाती हैं तो ये आपका एक एनर्जेटिक में डिवाइड हो जाती हैं। तो मॉर्फिन इज़ ऑब्जर्व फ्राम गट बट मॉर्फिन सल्फेट टैबलेट आर नॉट यूज्ड ओनली। This preparation is given subcutaneous or intramuscular. After subcutaneous injection effect appear in 10 to 20 minutes. Morphine act on central nervous system. It metabolizes in liver. Some morphine is
excreted through urine while 10% of administered dose excreted through feces। तो यहाँ तक जो मॉर्फिन की हम बात कर रहे हैं कि ये ऑब्जर्व हो रही है गट से, बट जब मॉर्फिन सल्फेट टैबलेट है ये ओरली यूज़ नहीं होती। ये जो प्रिपरेशन है इसकी सबकुटेनियसली इंट्रामस्कुलर और लेकिन जब सबकुटेनियस इंजेक्शन इफेक्ट जो शो करती है वो 10 से 20 मिनट के बाद आ रहा है। मॉर्फिन एक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इस पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मॉर्फिन का इफेक्ट आ रहा है और ये मेटाबोलाइज होती है लिवर में। जब ये हम बात कर रहे हैं कि अपने मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरेनेट में जब ये डिवाइड किया है तो ये मोर पोटेंट एज एनाल्जेसिक आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेटाबोलाइज इन लिवर सम मॉर्फिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन वाइल 10% ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस। अगर यूरिन से हो रहा है तो 10% जो हो डोज आ रही है वो फीसिस आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी से पास आउट हो रही है, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है। तो एक्शन की जब हम बात करते हैं मॉर्फिन के एक्शन की तो ये एनाल्जेसिया, ठीक है, यूफोरिया एंड सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सप्रेशन ऑफ कफ, nausea and vomiting, reduce gastrointestinal motility causing constipation, histamine release causing bronchoconstriction। तो ये इसके जो आपके एक्शन है मॉर्फिन के उस पर इसकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो जब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं तो मॉर्फिन एंड अदर ओपियोइड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, जिसमें आपके पास कापा, डेल्टा। These receptors are present in the central nervous system and other tissues. Stimulation of opioid receptors finally results in a decrease in the intracellular calcium, which in turn decrease the release of neurotransmitters। जो मॉर्फिन की जब हम बात करते हैं, मॉर्फिन और उसके दूसरे जो रिसेप्टर्स हैं, मॉर्फिन बाइंड करता है स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जिसमें कापा, सिग्मा, डेल्टा इन ब्रेन, ठीक है। स्टिमुलेट देम एंड दस एक्सर्ट इट्स एनर्जेटिक एक्शन बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ सब्सटेंस पी विच मॉडुलेट पेन परसेप्शन स्पाइनल कॉर्ड। तो मॉर्फिन जो है इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ मैनी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, कंबाइन पेनफुल स्टिमुलाई। तो यहाँ तक जब मॉर्फिन की बात कर रहे हैं तो ये डिक्रीज़ करता है, ये जो पेनफुल आपके स्टिमुलाई आते हैं उनको ये डिमिनिश कर देता है, ठीक है। तो मॉर्फिन की अगर इसमें हम बात करते हैं तो मॉर्फिन को अगर हम देखें तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जिसमें आ रहा है तो सबसे पहले मॉर्फिन क्या करता है एज अ एनाल्जेसिक किस तरह इफेक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करता है इसको कापा डेल्टा रिसेप्टर को, उसके बाद ये इनहिबिट कर देता है पेन परसेप्शन को, एनाल्जेसिक इफेक्ट क्रिएट करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जब हम बात करते हैं तो मॉर्फिन का जो ये पूरा वर्ड है मॉर्फिन CVS, अगर आप इसको याद रखें तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को याद करने में आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। मॉर्फिन CVS से क्या मुराद है? मॉर्फिन का जो M है वो मियोसिस की तरफ लेके जा रहा है। मॉर्फिन का जो M है वो क्या करता है? मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन मियोसिस। A से क्या मुराद है? एनाल्जेसिया। R से क्या मुराद है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। P से क्या इंडिकेट हो रहा है? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। और H से क्या है? हिस्टामिन रिलीज एंड हाइपोटेंशन, ठीक है। E से क्या है? हिस्टामिन रिलीज और हाइपोटेंशन। और I से क्या है? इचिंग। और N से क्या आपको इंडिकेट हो रहा है? नाजिया एंड वोमिटिंग। E से क्या इंडिकेट हो रहा है? यूफोरिया। C आपका कफ सप्रेशन कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहा है। और आपका जो V है वो आपका वीगल स्टिमुलेशन की तरफ जा रहा है, ब्रेडिकार्डिया। और आपका S सिडेशन एंड हिप्नोसिस की तरफ लेके जा रहा है। तो ये इस तरह ये आपका पूरा मॉर्फिन CVS का पूरी एक स्कीमेटिक स्कीम बन रही है कि आपका जो मॉर्फिन CVS है ये किस तरह आपका पूरा एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको शो करवा रहा है। मॉर्फिन में जो आपका M है, मैं आपको इसको अगेन रिवाइज कर दूँ, ये मियोसिस, और जो आपका A है वो एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक इफेक्ट। और R स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, P फिजियोलॉजिकल। तो आप इस तरह ये अपने इनके नेम साथ में मॉर्फिन CVS को लिख के आप इसको एक एक नाम के साथ आप याद रख सकते हैं कि इनकी क्या क्या इफेक्ट है। हिस्टामिन रिलीज हाइपोटेंशन, आपकी उसकी याददाश्त के लिए आपको एक स्कीम बनाई गई है, ठीक है। I जो इसका मॉर्फिन का I है वो ईचिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। N नाजिया एंड वोमिटिंग। यूफोरिया, E फॉर यूफोरिया। और जब हम CVS में बात करते हैं तो उसके बाद आपके पास कफ सप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। V आपकी वीगल स्टिमुलेशन, ब्रेडिकार्डिया। और आपका जो S है वो आपकी सेडेशन एंड हिप्नोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें जब हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे बात करते हैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके, तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका मॉर्फिन इज़ हाईली पोटेंट एनाल्जेसिक।
हाईली पोटेंट एनर्जेसिक है। जब आपकी इसकी एक्शन पे बात करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जब बात करते हैं तो मॉर्फिन इंक्रीज करता है टोन ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल्स बट डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस। द फूड स्टे फॉर लॉन्ग टाइम एंड रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन। और इसका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट देखते हैं तो इन एडिशन टू डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर मॉर्फिन में काज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसका अगर एक्शन पे बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, इन यूजुअल थेराप्यूटिक डोज मॉर्फिन हैज़ नो एक्शन ऑन हार्ट बट लेकिन देर इज़ वेजोडाइलेशन ऑफ सबकट vessels, so skin is flushed especially in facial area and there is sweating। ठीक है, जब इसके एक्शन पे बात करते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम में मॉर्फिन काज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर, सो इन सम पेशेंट देयर मे बी रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो अगर आप इसकी स्किन पे बात करते हैं तो जो आपका एक्शन है स्किन पे, द फेस में बी बिकम फ्लश्ड एंड देयर में बी प्रोटिस एंड स्वीटिंग काज कर रहा है। तो इस पर जब हम बात करते हैं इसकी थेराप्यूटिक यूजेस पे, इन ऑल केसेस वेयर पेन इज़ सवेयर, इन ऑल केसेस में सवेयर पेन की उसमें आप उसको चूज़ कर रहे हैं। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जिसका थेराप्यूटिक यूजेस है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में आपका मॉर्फिन यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन और डिक्रीज एंजाइटी में भी इसका हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि आप इसकी ट्रीटमेंट ऑफ कफ और टिंक्चर कम्फर्ट के लिए भी इसका 2 से 10 ml के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और जबकि जो आपका डायरिया में है टिंक्चर ओपियम विद कोलिन मॉर्फिन कोलिन मिक्सचर इज़ यूज और इसकी डोज जो है 0.25 ml से 2 ml। जब आप देख रहे हैं नारकोटिक्स में आपकी जितनी भी डोजेज देखी जाती हैं वो 0.25 mg के उसमें कंसीडर की जाती हैं, तो इतनी कम मतलब इसकी डोज दी जा रही होती है। ठीक है, जब इसकी कंट्राइंडिकेशन पे बात करते हैं तो इसमें हेड इंजरीज आ रही है, आपकी ब्रोंकियल अस्थमा आ रहा है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म आ रहा है, लिवर डिजीज़ और आपका रीनल फेलियर आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब इसकी कंट्राइंडिकेशन में बात हो रही है कि कौन सी चीज़ के लिए कंट्राइंडिकेटेड है, किस में इसमें दिया जा रहा है। लिवर डिजीज़ किसको है, रीनल प्रॉब्लम है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड की कम थायराइड ग्लैंड प्रोडक्शन हो रही है, हाइपोथायराइडिज्म और ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है। ठीक है, या हेड इंजरी है तो उसमें आप मॉर्फिन के एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड करेंगे। अब इस पर थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं इसमें ये ओरली ऑब्जर्व वेरी स्लोली, तो ये जो ओरल ये इसके ऑब्जर्वेशन है बहुत कम है, बहुत स्लो है। इसमें आईवी और आईएम इंजेक्शन के इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा फैसिलिटेटिव है। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 20 to 40% ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना इसका 3 to 6 आवर है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वाइड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इन लिवर स्प्लीन एंड किडनी इज ग्रेटर देन प्लाज्मा। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाइड है, जो कंसंट्रेशन लिवर में है स्प्लीन किडनी पे ज़्यादा है देन किसके, प्लाज्मा के। मॉर्फिन फ्रीली क्लास प्लेसेंटा। ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 आवर्स, प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी 1 to 5 आवर्स तक जाती है, तो मेनली इसकी 3 आवर्स तक कंसीडर की जाती है। 30% इस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड 30% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है। तो मॉर्फिन की अगर हम यूजेस पे बात करें तो मॉर्फिन इज़ यूज मेडिसिनली रिलीफ ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पेन इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक मैनेजमेंट। एक्यूट और क्रोनिक मैनेजमेंट में मॉर्फिन को आप पेन को रिलीव करने के लिए इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, प्री ऑपरेटिव सेडेशन एंड टू फैसिलिटेट द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आफ्टर इन पेन रिडन पेशेंट के लिए आप मॉर्फिन को यूज़ कर रहे हैं। तो आप मतलब इसमें ज़हन में रखें कि इसमें पेन की सीवियर पेन के लिए आप मॉर्फिन यूज़ कर सकते हैं। अगर वेंट्रिकुलर फेलियर आ रहा है, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देने चाहिए एंग्जाइटी को, डर को ख़त्म करने के लिए, परेशानी को ख़त्म करने के लिए, तो फिर भी आप मॉर्फिन यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट कफ को ट्रीट करने के लिए और डायरिया को ट्रीट करने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल आपकी मेनली हो रहा है इसमें। तो अगर हम इसकी डोजेज पे बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये डोज के हवाले से ओरल जो है शॉर्ट एक्टिंग ओरल डोज स्वेयर क्रोनिक पेन इन एडल्ट्स 10 to 30 mg 4 आवर की दी जा रही है। इंट्रामस्कुलर और ये ओरल डोज की बात की 10 to 30 mg 4 आवरली 4 घंटे के बाद। अगर इसको इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस दी जा रही है तो 5 to 20 mg यूजली 10 mg इसको दी है, 5 से 20 mg तक दी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली 10 mg आफ्टर 4 आवर की दी जाती है। अगर आईवी की बात करते हैं इनिशियल डोज की 4 mg to 10 mg स्लोली ओवर 4 to 5 मिनट 4 आवरली। ठीक है, 4 से 5 मिनट की एडमिनिस्ट्रेशन में आप 4 से 10 mg तक इसको स्लोली इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं बरास्ता इंट्रावेनस।
ठीक है। डेली डोज दें 12 टू 120 mg, आप 12 से 120 mg तक डेली डोज दे सकते हैं। लेकिन पैड्राटिक में इसकी कुछ इस तरह की स्कीम है, इसमें आप इसका IV इंट्रावीनस 0.025 से 0.01 mg पर kg तक दे सकते हैं। पर kg के डोज के कैलकुलेशन के लिए आपने फार्मास्यूटिक्स में इस चीज़ को देखा होगा कि किसी चीज़ की डोज को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, बॉडी वेट के साथ, बॉडी के फार्मूलाज। ठीक है, हमने भी कुछ फार्मूलाज को स्टार्ट में डोज वाले चैप्टर में इसको देखा था कि किस तरह आपके कुछ फार्मूलाज आपकी डोज को कैलकुलेट करें। सबकुटेनियसली अगर हम इसको देखते हैं तो सबकुटेनियसली इसकी डोज 0.1 टू 0.2 mg पर kg की तरफ जा रही है। तो यहाँ तक ये हमारी सारी डिस्कशन मॉर्फिन के हवाले से थी। यहाँ तक हमने अपनी एनाल्जेसिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया, नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स को, ओपॉइड और नॉन ओपॉइड में। ठीक है, उसके बाद हमने आज अपनी मॉर्फिन क्लास को कंप्लीट, मॉर्फिन के बारे में कंप्लीट किया। तो यहाँ तक आज का इसमें करने की कोशिश करूँगा कि मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप इसको तवज्जो से सुनेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप उसकी क्वेश्चनिंग करेंगे। तो बच्चे आप लोग मेहनत से पढ़ें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।